आज हम लोग अपने डीपीएस 12 का डिस्कशन कर रहे हैं। डीपीएस 12 के डिस्कशन में सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से कम है तो प्रेशर मेनिस्कस के अंदर वाले सरफेस पर कितना होगा। सबसे पहली बात, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से कम है तो आपका सरफेस कर्व्ड हो जाएगा, जैसे कि पानी को आप किसी ग्लास में डाल दें उस तरीके से। तो हमें ये बात पता है कि जो कॉन्वेक्स साइड होती है हमारी, कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होता है। तो इसका मतलब पानी का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स साइड होगी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ पानी का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पॉइंट ने ट्रेवर्स करा, ट्रेवर्स मतलब ट्रैवल करा, रेडियस आर के सर्कल में 3/4 सर्कल इन टाइम t। तो हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से घूम के इस तरफ पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो वो आता है r√2। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की वैल्यू हो गई r√2 अपॉन t, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, ये समझाने के लिए कि वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया आपके पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा 100 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपने 100 ओम के रेजिस्टेंस को के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा। तो लेफ्ट वाला सर्किट तो नॉर्मल है बिना वोल्ट मीटर के, और राइट वाला है जब वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए वोल्टेज जो बैटरी है उसकी थी V। तो इन्होंने हमसे ये पूछा है कि वोल्ट मीटर में कितना परसेंटेज एरर आएगा। सबसे पहले वाले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज 110, और यहाँ पर इस 100 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 100 इंटू I1, जो कि आ जाता है 10 V अपॉन 11। अगर मान लीजिए मैं वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करता हूँ तो 900 और 100 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 90 ओम्स। दोनों को पैरेलल में आप करके देखेंगे, आप पाएंगे वो आएगा 90। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन 10 प्लस 90 यानी V अपॉन 100, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 90 जो इंटू ये करंट जो कि है V बाय 100, जो कि आता है 9V बाई 10। आप फर्क देखें, पहले ओरिजिनल जो वोल्टेज आना चाहिए था वो था 10V अपॉन 11, लेकिन अभी आ रहा है 9V अपॉन 10। इसका मतलब वोल्ट मीटर अगर इन्फानाइट रेजिस्टेंस का नहीं है तो रीडिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी। अब फ्रैक्शनल चेंज पूछा था इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 का मॉड डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100 सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आती है एग्जैक्टली 1%। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया था एक टॉय गन है, उससे स्प्रिंग की आप उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा फोर्स कांस्टेंट है उसका K। इन्होंने ये कहा कि आपने उसे चार्ज करने से पहले ऊपर के डायरेक्शन में सबसे पहले स्प्रिंग को कंप्रेस करा थोड़ा सा डिस्टेंस x और उसे रिलीज कर दिया। मास उसका m है, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, जितनी उसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ kx² विल बी इक्वल टू mgh, और यहाँ से हाइट आ जाती है kx² अपॉन 2mg। तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करें। इसमें कहा गया था वर्क फंक्शन किसी मेटल सरफेस के लिए है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला जो फोटॉन होगा उसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन के बराबर होगी, यानी hc अपॉन लैम्डा वुड बी इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप वहां से लैम्डा निकाल के देखें, लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2955 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया कि अर्थ के सरफेस से कितनी डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/n टाइम्स हो जाएगा अपनी वैल्यू का जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर है। तो एक तरीके से एपरेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी g डैश बराबर हो जाए g बाई n। अगर हम h डेप्थ अंदर चले जाएं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, वो आती है g इंटू 1 माइनस h अपॉन आर ई, जहाँ आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो 1/n बराबर आ जाएगा 1 माइनस h अपॉन आर ई के। यहाँ से आप रीअरेंज करें, सॉल्व करें तो आप पाएंगे हाइट या ये एक तरीके से डेप्थ आता है n-1 अपॉन n इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वजह से आंसर हो गया बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस डीपीएस का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है वेवलेंथ 3 मीटर की। एक वेव तो ऑब्जर्वर पे डायरेक्टली पहुंचती है और एक दूसरी वेव वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है, और ये जो वेव है ये 1.5 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी जाती है। और इन्होंने ये कहा इसकी इंटेंसिटी जो है 1/4 है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट बीम।
तो क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है, पहले मैं उसके लिए बात करूँ तो 1.5 मीटर तो सेकेंड वेव एक्स्ट्रा गई ही थी। इसके अलावा होगा तो क्या है, जब भी आप किसी सॉलिड सरफेस से वेव का रिफ्लेक्शन कराएंगे, क्योंकि वहाँ के मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करने के लिए फ्री नहीं है, तो वहाँ पर एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। पाई का फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्ड करेगा λ/2 को। तो जो रे आपकी पानी से टकरा के आ रही है उस पर एक्स्ट्रा पाथ λ/2 और ऐड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाता है 3 मीटर्स। अब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में होगा 2 पाई डेल्टा r/λ, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाती है 2 पाई। और यहाँ पर अब हम नेट इंटेंसिटी के लिए अप्लाई करें इसे, तो वो आता है I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi। फाई की वैल्यू हो गई 2 पाई। हमें बता रखा था सेकंड वाले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो है 1/4, तो वो हो गई I/4। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आती है 9I/4। इसमें फोर्थ ऑप्शन में थोड़ी गलती थी, वो 9I/5 लिखा है, वो 9I/4 होगा करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात करें। इसमें ये कहा गया है एक सॉलिड क्यूब है, वो पानी में आधा डूबा हुआ है। तो आधा डूबा हुआ है, इसकी मदद से सबसे पहली चीज़ तो आपको बॉडी की डेंसिटी पता चल जाएगी। वॉल्यूम इमर्स्ड या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी पानी की डेंसिटी का आधा है। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर हम इसे हल्का से दबा के छोड़ें तो ये वर्टिकल ऑसिलेशन जब परफॉर्म करती है तो वर्टिकल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है π/5 सेकेंड्स। अब अगर मैं उसके लिए बात करूं तो सबसे पहले तो SHM की कंडीशन के लिए बात करें। मान लीजिए ये अभी इक्विलिब्रियम में था, बिल्कुल ऐसी का ऐसी, इसकी साइड लेंथ है L। अब मान लो मैंने इसे फर्दर x अंदर डुबो दिया, तो अंदर डुबोने में वजन तो उतने का उतना होगा, लेकिन अब थ्रस्ट पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। अब थ्रस्ट कितना बढ़ेगा उसे देखें आप। फोर्स की वैल्यू आएगी, एक तो इस वाले पोर्शन का एरिया लेंथ का स्क्वायर इंटू x हो गया जितना एक्स्ट्रा पोर्शन अंदर डुबोया था, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। साथ में एक g का फैक्टर और आएगा जो इस पे लगेगा ऊपर की तरफ, तो L² रो W x इंटू जी ऊपर की तरफ लगने लगेगा। ये जो नेट फोर्स है ये बराबर आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ रो W के साथ एक g और आना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10, और यहाँ आएगा तो x/1 की वैल्यू आ जाएगी L/20। जो L/2 लिखा है ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये L/20 होना चाहिए। L/20 के हिसाब से अब टाइम पीरियड होता है SHM के लिए 2π√x/a, ये आता है L/20। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 1/5। अब हमें ये बात पता है कि रो B जो होता है वो L³ होता है, यहाँ 1/5 आएगा, तो 1/50 का क्यूब नहीं बल्कि 1/5 क्यूब हो जाएगा, तो 4 किलोग्राम्स हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया था 1 मोल आइडियल मोनोटॉमिक गैस का है, वो 360 केल्विन पर है, प्रेशर है 105 पास्कल, आर की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है। आपसे कहा गया है कि गैस का अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को आधा कर दें तो वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा। सबसे पहले तो मैं निकाल रहा हूँ वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस होता है P∆V। अगर आप देखें तो वॉल्यूम के अंदर चेंज, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, तो चेंज की वैल्यू आएगी 1.725 जूल, लेकिन नेगेटिव। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वर्क डन होता है वर्क डन बाय द गैस, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्क डन ऑन द गैस। तो ऑन द गैस वर्क डन होगा 1.725 जूल, और वो भी पॉजिटिव। तो इसलिए इसमें जो भी ऑप्शंस हैं सब गलत हैं। करेक्ट आंसर है ये पॉजिटिव 1.725 जूल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करें। इन्होंने कहा कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो दो तरीके से साइमल्टेनियस एमिशन में दो पार्टिकल्स में टूट रहा है। एक प्रोसेस के लिए हाफ लाइफ बता रखी है 1620, दूसरे के लिए हाफ लाइफ बता रखी है 810। हमसे पूछा गया है कितने टाइम में अगर साइमल्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो 1/4 पोर्शन बचेगा उस मटेरियल का। सबसे पहली बात तो जब दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रहे हैं तो डिके कांस्टेंट ओवरऑल बराबर हो जाएगा, पहले का डिके कांस्टेंट प्लस दूसरे का डिके कांस्टेंट। अब डिके कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ। दूसरे वाले के लिए हाफ लाइफ हो जाएगी 1620 और अगले के लिए हो जाएगी 810। 0.6931 तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ओवरऑल हाफ लाइफ रह जाएगी 540 ईयर्स। इसका मतलब ये है पूरा का पूरा सैंपल अगर दोनों प्रोसेसेस से साथ में डिसइंटीग्रेट हो रहा हो तो 540 साल में वो आधा हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 1/4 कितने टाइम बाद हो जाएगा, तो n/n0 बराबर होता है हाफ की पावर t/t, जो कि 1/4 के बराबर आ गया, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल t अपॉन कैपिटल T 2 के बराबर आ जाएगा, या हमें कहना चाहिए स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी हाफ लाइफ का डबल। हाफ लाइफ है 540 ईयर्स, उसका डबल आप करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1080 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया दो चार्जेस हैं, एक है 1 न्यू कूलम का, दूसरा है 5 न्यू कूलम का। हमें बताना है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा। सीधी बात है, जितना फोर्स एक पार्टिकल पे लगेगा उतना ही फोर्स दूसरे पे लगेगा, तो फोर्स का रेशियो होगा 1:1। कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं कंफ्यूज हो गए हो 1:5 के लिए, लेकिन करेक्ट आंसर होगा 1:1। इसके बाद अगले पार्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। अब टाइम के लिए डायमेंशन के लिए अगर बात करी जाए, कुछ को पहला ऑप्शन पढ़ते ही लगेगा एलसी, क्योंकि एलसी सर्किट हमने पढ़ा हुआ है। आपको अगर याद हो, एलसी सर्किट के अंदर टाइम का डायमेंशन एलसी नहीं, वो रूट एलसी होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आता है, L/R। कारण है चार्जिंग या राइज ऑफ करंट इन एलआर सर्किट की अगर आप बात करें तो उसमें टाइम कांस्टेंट आप याद करते हैं L/R, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा जब वो सारे के सारे सीरीज में हैं, तो है सी। अब इन्होंने हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा जब वो सारे के सारे पैरेलल में हो। तो मान लीजिए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस था C0, तो सीरीज में सबका कैपेसिटेंस आ जाएगा C0/7, जो कि आपको C के बराबर दे रखा है। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में कैपेसिटेंस आएगा 7 टाइम्स ऑफ C0, तो C0 की वैल्यू आ गई 7C, जिसके अकॉर्डिंगली नेट पैरेलल कैपेसिटेंस आ गया 49C। तो करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस और स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस का हमें रेशियो बताना है। स्पीड ऑफ साउंड में का फॉर्मूला होता है √γ/RT/m। दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो T सेम, R तो सेम होगा ही, तो एक तरीके से स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √γ/मॉलिक्यूलर मास। तो अगर नाइट्रोजन और हीलियम का रेशियो लिया जाए तो उन दोनों के लिए मॉलिक्यूलर मासेस का रेशियो हो जाएगा, हीलियम का है 4, नाइट्रोजन का है 28। अब बात करें गामा की, तो गामा अगर नाइट्रोजन के लिए बात करी जाए वो है एक डायटोमिक गैस, तो वो होगा 7/5, और हीलियम क्योंकि एक मोनोटॉमिक गैस है तो उसके लिए आएगा 5/3। जब आप यहाँ से सारी चीज़ें कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू बचेगी √3/√25, यानी √3/5। तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बात करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सॉल्विंग करनी है इसमें केवल। 15th में कहा गया किसी मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, हमें बताना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इस प्रिज्म के लिए कितना होगा। तो हमें ये बात पता है म्यू की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है sin A + डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन sin A/2। यहाँ A है एंगल ऑफ द प्रिज्म और डेल्टा मिनिमम है मिनिमम डेविएशन बाय द प्रिज्म। तो म्यू की वैल्यू है √3। इक्विलेटरल प्रिज्म था तो यहाँ पर ऑब्वियसली एंगल जो आएगा A वो 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60/2 यानी sin 30 डिग्री वो आता है हाफ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3/2 बराबर आ जाएगा sin 60/2 करके 30 डिग्री प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2। √3/2 sin 60 पर आता है, तो sin 60 बराबर sin 30 प्लस डेटा मिनिमम बाई 2, और यहाँ से जब आप दोनों एंगल्स को बराबर रखेंगे तो आप पाएंगे मिनिमम डेविएशन आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया 20 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो है h = ax - bx², और इन्होंने हमसे कहा है a और b कांस्टेंट है, हमें इनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो हमें फॉर्मूला पता है पहले तो हम वो लिखें, तो आता है y = tan θx - gx² अपॉन 2u² cos²θ। अब y कोऑर्डिनेट को h हाइट का है इन्होंने, थीटा है 45 और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 20 कही गई है। तो अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आता है h = x - x² अपॉन 40। क्वेश्चन में कहा गया था ये वाली वैल्यू ax - bx² के बराबर है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो a आ जाता है 1 के बराबर और b आता है 1/40। तो a/b की वैल्यू आ जाएगी 40:1 और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये याद करने का है थोड़ा सा।
इसमें यह कहा गया एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस एरिया का कितना पोर्शन कवर करती है, या हमें कहना चाहिए कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से पूरा का पूरा सरफेस ऑफ द अर्थ कवर हो जाएगा, सिग्नल भेजने लायक हो जाएगा। तो ऐसे सैटेलाइट आपको चाहिए होंगे 3, इसलिए इसे याद रखिएगा, ये 17th का होगा बी। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ का सरफेस एरिया अगर 4πr² है तो दिस कवर्स 1/3 ऑफ 4πr²। तो पूरा कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट चाहिए, यानी ये 1/3 कवर करेगा, तो 17th का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बात करें, इसमें कहा गया किस प्रोसेस से एसी को डीसी में कन्वर्ट करा जा सकता है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर उसी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बात करें, इस क्वेश्चन में कहा गया था एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड है लेंथ 1 मीटर की, उसे आपने 90 डिग्री पे बेंड कर दिया ताकि आपके पास 2 आर्म्स बन जाएं या 2 पार्ट्स बन जाएं इसके, जो कि दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के हों। तो आधा मीटर ये लंबा हो गया, आधा मीटर ये। मैंने मान लिया ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में कहा इस बेंट रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो मान लीजिए अगर कंप्लीट रॉड का मास m था तो नीचे वाले पार्ट का मास m1 भी m/2 हो जाएगा और दूसरे वाले पार्ट का भी मास m/2 हो जाएगा। अगर मैं नीचे वाले पार्ट के लिए बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4 इसकी लेंथ का आधा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। ऊपर वाले पार्ट की अगर बात करी जाए तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 0, तो x2 तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4, तो y2 इज 1/4। अब अगर मान लीजिए x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए करना क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/8। बिल्कुल ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी सॉल्व होगा, वो भी आएगा 1/8। अब हमें ये निकालना है कि पॉइंट ऑफ बेंडिंग से कितनी दूर है सेंटर ऑफ मास, तो अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आता है 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, जो कि आता है 1/4√2। और क्योंकि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर हैं तो इसका मतलब ये इन दोनों लाइंस के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कि ये जो सेंटर ऑफ मास है बेंट रॉड का ये बाइसेक्टर पे लाई करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4√2 मीटर्स फ्रॉम द वर्टेक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा एक चार्ज पार्टिकल पे जिसका चार्ज है -2 म्यू कूलम और एक मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की जो कि वाई डायरेक्शन में लग रही है। हमसे कहा गया पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, चार्ज है नेगेटिव, v की वैल्यू लिखें तो आता है 2i कैप प्लस 2j कैप इंटू 10⁻⁶ क्रॉस 2j कैप। अब यहाँ पर 10⁻⁶ और 10⁻⁻6 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा -2। i कैप का क्रॉस j कैप के साथ मिलेगा k कैप, तो 2i कैप क्रॉस 2j कैप गिव्स यू 4k कैप और j का क्रॉस j के साथ मिलेगा 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -8k कैप, और -8k कैप के अकॉर्डिंगली 8 न्यूटन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें शायद गलत था, बी दे रखा था, बल्कि करेक्ट आंसर होगा ए। अब इसके बाद आप लोग को कुछ और डाउट्स हो तो आप सेंटर पे आके हमसे पूछ सकते हैं।